Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड और आज उसके चैप्टर नंबर 3 का हम चौथा लेक्चर पढ़ने लगे हैं, जिसमें हमने देखना है कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को डिटेल में पढ़ना है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सिर्फ चंद बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात, फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या है। बेटा, जब साइंसदानों ने इस दुनिया को देखा, इस पूरे यूनिवर्स को देखा, तो उन्होंने पाया कि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी तरह की फोर्सेस हैं वो कुल मिला के 4 तरह की फोर्सेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने उन सारी फोर्सेस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे यूनिवर्स की सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक फोर्सेस हैं, यानी दे आर द बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। तो अब ये हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये क्या हैं? बच्चे याद रखिएगा, हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। सबसे पहली फंडामेंटल फोर्स हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी। आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को सीखना चाहते हैं। दूसरी तरह की बच्चे जो हमारे पास फोर्स है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपको याद हो तो कल वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को मिला के एक फोर्स बना दी गई, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेटे, अगली तरह की जो हमारे पास फोर्स है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और देन हमारे पास आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नहीं बच्चे, ये आपके पास 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस होगी। अब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो बातें आपके इस आर्टिकल में लिखी हैं वो याद रखनी है। सबसे पहली बात, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, जिसका मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये एक ऐसी फोर्स है जो बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक लग जाती है। जैसे सूरज जमीन को ट्रैक करता है, यानी सूरज जमीन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, लेकिन सूरज और जमीन का जो फासला है वो है 16 करोड़ किलोमीटर। इसका मतलब है कि ये जो लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सूरज 16 करोड़ किलोमीटर दूर से भी फोर्स लगा सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स एज लॉन्ग रेंज फोर्स। अब ये लॉन्ग रेंज फोर्स है तो इसकी रेंज कितनी लंबी है? तो बेटा इसकी रेंज है इनफिनिट, ये इनफिनिट फासले तक लग सकती है। लेकिन अगर आप बहुत दूर चले जाएं तो ये जीरो कभी नहीं होती, जीरो ये इनफिनिटी पर होती है, लेकिन इतनी वीक हो जाती है कि फील ही नहीं होती। तो जैसे जैसे आप दूर जाते हैं इट गेट्स वीकर एंड वीकर, ये वीक होती चली जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इस टॉपिक में तो 3 ही बातें लिखी हैं, और अगर आप डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जो कि फिर इस लेक्चर के एंडिंग तक आपको काम भी आएगी, और वो ये कि इन चारों में से, जो चारों हमने फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर लिखी हैं, इन चारों में से वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर, सबसे कम ताकत वाली, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बस ये बात आपने याद रखनी है, जब मैं ट्रेंड बनाऊंगा तो फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं सबसे ज्यादा डिटेल्ड फोर्स के ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा डिटेल्स दी गई हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चे, आपको याद होगा कि आपने कल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस पहले अलग हुआ करती थी। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बाद में फिर मैक्सवेल नामी एक साइंसदान ने इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा करके उसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली यूनिफाई किया था इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बच्चे आपने बातें क्या याद रखनी है? सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये कैसी फोर्स है? बेटा याद रखिएगा, इट इज अ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। तो बच्चे ये एक आपके पास ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है। अब चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो लास्ट लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुका हूं कि चार्ज पार्टिकल्स में वो पार्टिकल्स आते हैं जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट्स के दरमियान बच्चे जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। तो बच्चे ये जो रिपल्जन की फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करवाने वाली जो फोर्स है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगली बात बच्चे आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज हो
और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो रिमेंबर कि नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो बेटा अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है, ये भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो रिमेंबर दैट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? एक ऐसी फोर्स होती है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान होती है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिन पे कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। बेटे अगली बात आपने ये याद रखनी है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इनको इकट्ठा कर दिया। तो चूंकि हमने इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इकट्ठा कर दिया, तो ये आपके पास इसका नाम फिर बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें हमने किया ये कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इकट्ठा कर दिया और फिर हमने इस फोर्स का नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेसिकली अब याद ये रखना है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है। तो इसमें दो फोर्सेस को हमने यूनिफाई किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है बेसिकली दो फोर्सेस को। कौन कौन सी दो फोर्सेस है? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को हमने चूंकि इकट्ठा किया हुआ है, तो ये आपके पास बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चे अगली बात आपने जो यहां पर याद रखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। आप सब सोडियम को तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, आपने केमिस्ट्री में इसको जरूर पढ़ा है। आपको पता है कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आपने क्लोरीन को भी पढ़ा होगा, ये भी आप केमिस्ट्री में जानते हैं। क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नाउ यू नो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और मैंने अभी बताया पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने की वजह से एक मॉलिक्यूल बन जाता है, और मॉलिक्यूल का नाम आप जानते हैं। इन दोनों के अट्रैक्ट करने से हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? आप सबने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड इज द साल्ट। तो इसका मतलब है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान, कंपाउंड्स के दरमियान और एटम्स के दरमियान, ये सारे केमिकल रिएक्शंस, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसी ना किसी फॉर्म में इन्वॉल्व होती है। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फिर अलग अलग नाम होते हैं, कभी आप उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली फोर्स कह देते हैं, कभी आयनिक बॉन्ड वाली फोर्स। सो उसके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन बेसिकली होती वो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन कॉज करने वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। अच्छा बेटे अगली बात जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में याद रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है विच कीप्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसी फोर्स है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा जोड़ के रखती है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, और हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली वो फोर्स है विच कीप्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और तीसरी चीज हमारे पास है क्रिस्टल्स। तो आपके पास जितने भी एटम्स हैं, आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, और आपके पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर जो बना रहता है, उनका स्ट्रक्चर टूटता नहीं है खुद ब खुद ही, वो बेसिकली कौन सी फोर्स की वजह से होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब एटम में ये मामला कैसे चलता है? तो आपको पता है एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं। अब आपको ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, ये दोनों चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एटम काम कर पाता है। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये वाली एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, और क्रिस्टल की बात करें तो NaCl क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, मतलब क्रिस्टल होता है। तो बेसिकली बातें याद रखिएगा कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और क्रिस्टल्स को जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चे अगली बात जो आपने यहां पर याद रखनी है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो आपके पास ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिन रीजन या जिन एरियाज में लगती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं वो आपके पास फील्ड फोर्सेस होती हैं, यानी उनके अराउंड एक फील्ड होती है। तो जो जिन रीजन्स या एरियाज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है, उन रीजन्स या एरियाज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो जितनी भी रीजन या जितना भी एरिया ऑक्युपाई
होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरफ से, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और बेटा आखिरी बात आपने इसमें याद रखनी है, और वो ये कि अगर आप मैक्रोस्कोपिक नेचर में देखें तो आपके पास जितनी भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का मतलब है रगड़, इसको हमने कॉन्टैक्ट फोर्स वाले आर्टिकल में पढ़ा भी था, आगे चैप्टर में इसका आर्टिकल भी आएगा। तो बेटा जितनी भी फ्रिक्शन है उसकी वजह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब दो सरफेसेस आपस में रब होते हैं, तो आपको पता है हर चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब भी दो सरफेसेस आपस में रब होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके अंदर एक रिपल्जन पैदा होती है, उस रिपल्जन की वजह से क्या पैदा होती है? फ्रिक्शन पैदा होती है। बेटे एक आखिरी बात चले मैं आपको बता देता हूं, और वो आखिरी बात है कि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, EM का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होती है। और किससे स्ट्रांग होती है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रांग होती है। तो ये ट्रेंड याद रखिएगा, अभी लास्ट में मैं आपको ये ट्रेंड की समरी भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स से। जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीक फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और कौन सी वीक फोर्स है? इससे वीक न्यूक्लियर फोर्स है। बेटे तीसरी तरह की फोर्स हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चे कुछ बातें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में। सबसे पहली बात, एक ऐसी फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियस। बच्चे ये एक ऐसी फोर्स होती है जो न्यूक्लियस को बाइंड करती है, जोड़ के रखती है। अच्छा अब ये जोड़ के कैसे रखती है? बच्चे आपको पता है कि अगर मैं यहां पर न्यूक्लियस ड्रॉ करूं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर मैं यहां पर कुछ प्रोटॉन्स ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं। अब आपको पता है हर प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो हर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा हमारे पास न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? तो आप सबको पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ना आपको ये बात भी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। इसका मतलब है कि ये वाला प्रोटॉन इस वाले प्रोटॉन को रिपेल करेगा। अब आपको पता है रिपल्जन की फोर्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये रिपेल करेगा, कौन सी फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। लेकिन क्या न्यूक्लियस में से प्रोटॉन अलग अलग हो जाते हैं, जुदा जुदा हो जाते हैं? नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसे होता तो न्यूक्लियस तबाह हो जाता। न्यूक्लियस तबाह क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रोटॉन्स को कोई ऐसी फोर्स होती है जो जोड़ के रखती है। यानी बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो प्रोटॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है। ये अगर हम मान लें कि दो प्रोटॉन्स हैं तो इनको दरमियान में जोड़ के रखने वाली फोर्स का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बिल्कुल इसी तरह अगर ये मेरे पास एक प्रोटॉन है और ये मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, इन दोनों को जोड़ के रखने वाली फोर्स का नाम भी क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो दो प्रोटॉन्स को या फिर दो न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ के रखती है। अब मुझे बताएं कि न्यूक्लियस में रिपल्जन की फोर्स कौन होती है? प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, सारी बात है। तो वो रिपेल क्यों करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। लेकिन फिर भी जुदा जुदा नहीं होते, कौन सी फोर्स की वजह से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ओवरकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम कर लेती है। ओवरकम का मतलब है उससे ज्यादा हो जाती है। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसका नाम स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इन चारों फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बच्चे आपने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रेंज फोर्स है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसके बारे में आपने बात याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है, न्यूक्लियस के बाहर ये नहीं एक्ट करती। मतलब अगर आप न्यूक्लियस से बाहर चले जाएं तो फिर ये काम नहीं करती। तो इसका मतलब है कि इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। इस फोर्स की रेंज बहुत कम है। सवाल ये पैदा होता है इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज बच्चे आपने याद रखनी है
इसकी रेंज है 10 की पावर -14 मीटर्स, यानी 10 की पावर -14 मीटर के अंदर अंदर ये काम करती है। अगर आपका फासला 10 की पावर -14 से ज्यादा हो गया तो फिर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास काम नहीं करती। सो आई होप सो कि आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आखिरी फोर्स की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बच्चों? ये ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या काम है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम है बाइंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को बाइंड करती है, जोड़ती है। न्यूक्लियस को तोड़ती कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। जोड़ती कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तोड़ती कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब है वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसी फोर्स है? वीक न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स है विच कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। एक ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियस की डिसइंटीग्रेशन कॉज करती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस टूट जाता है, उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अब न्यूक्लियस टूटता कैसे है जरा गौर कीजिएगा। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक तरह के पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, तो ये P से हमने प्रोटॉन्स बना लिए। और दूसरी तरह के पार्टिकल्स जो इसके अंदर होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। बच्चे गौर कीजिएगा कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन के अंदर होता है बीटा डिके। बीटा डिके के केस में ये न्यूट्रॉन टूट जाता है। बीटा डिके जब न्यूट्रॉन में होता है तो न्यूट्रॉन टूट जाता है। इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का टूट जाना। क्योंकि जब सारे न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन टूट जाएंगे, सारे न्यूट्रॉन टूट जाएंगे, तो आपके पास बीटा डिके जब उनमें होगा तो न्यूक्लियस बजाते खुद तबाह हो जाएगा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो यहां पर बीटा डिके हो रहा होता है न्यूट्रॉन में। अब न्यूट्रॉन में बीटा डिके कैसे होता है तो ये जरा आपने समझना है। बेटा न्यूट्रॉन में बीटा डिके का प्रोसेस बड़ा ही आसान है। आपके पास होता है एक न्यूट्रॉन। जब भी न्यूट्रॉन में बीटा डिके होता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। जब भी न्यूट्रॉन में बीटा डिके होता है तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में। बेटा साथ उसके निकलता है एक बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल क्या होता है बेटे? बीटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो जब कभी भी न्यूट्रॉन में बीटा डिके होता है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके साथ एक बीटा पार्टिकल निकलता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। ये एंटी न्यूट्रिनो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके बारे में आप एडवांस लेवल की फिजिक्स में पढ़ेंगे। बस एक बात आपने याद रखनी है, ये अनचार्ज होता है। अनचार्ज का मतलब है कि एंटी न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता। चले, तो न्यूट्रॉन में जब बीटा डिके होता है तो उससे एक प्रोटॉन बनता है, उससे एक बीटा पार्टिकल बनता है और उससे एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है। ये बीटा डिके का प्रोसेस आपने याद रखना है, यही आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया। बच्चे अगली बात आपने ये याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की तरह वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। इट इज आल्सो अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अच्छा, अगली बात आपने ये याद रखनी है कि इसकी रेंज कितनी है। तो याद रखिएगा इसकी रेंज होती है 10 की पावर -17 मीटर। ये जो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसकी रेंज है 10 की पावर -14 मीटर। वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है 10 की पावर -17 मीटर। तो बच्चों हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है यूनिफिकेशन ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, यहां पर अब बात को समझें। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इकट्ठा किया और कौन सी फोर्स बना दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब बनी थी? जब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इकट्ठा किया था। अब साइंसदान ना हमेशा फोर्सेस की यूनिफिकेशन करते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब है इकट्ठा करना। हम जितनी ज्यादा फोर्सेस की यूनिफिकेशन कर पाएंगे, यानी जितनी ज्यादा फोर्सेस को एक ही सब्जेक्ट में एक ही तरीके से पढ़ पाएंगे, हमारे लिए उतना आसान होगा। और इससे फिर आगे फ्यूचर में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारे जहन में है, वो भी बन सकता है, वो भी डेवलप हो सकता है। अब यहां अगर आप देखें तो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को मिलाकर कौन सी फोर्स बना दी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं इस फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स से मिला दूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये दोनों एक ही सिक्के के दो रूप बन जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ताल्लुक रखते हैं। ये बात हमें सबसे पहले जिन बंदों ने बताई थी उन बंदों का नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि पाकिस्तान के पहले और वाहिद नोबेल इनाम याफ्ता एटॉमिक साइंसदान हैं।
डॉक्टर अब्दुल सलाम, बहुत ही जीनियस आला दिमाग के शख्स डॉक्टर अब्दुल सलाम। इनके साथ हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शेल्डन ग्लाशो, और इनके साथ एक और साइंसदान थे जिनका नाम था स्टीवन वाइनबर्ग। तो हमारे पास इन तीन साइंसदानों ने इस थ्योरी पे काम किया। इस थ्योरी का क्या मकसद था? इस थ्योरी का मकसद था वीक न्यूक्लियर फोर्स को मिलाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। और क्या ये साइंसदान इसमें कामयाब हुए? जी, ये साइंसदान इसमें कामयाब हुए, और इन साइंसदानों को कामयाबी पर नोबेल प्राइज भी मिला। इन तीनों साइंसदानों ने शेयर किया था नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज क्यों मिला था इनको? नोबेल प्राइज इनको इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्लस वीक फोर्स को मिला दिया था। यानी इन्होंने यह साबित किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को मिलाकर इन्होंने एक नई तरह का कॉन्सेप्ट दिया, जिस कॉन्सेप्ट का नाम था इलेक्ट्रो वीक फोर्स। इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो ये बात याद रखनी है कि इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट मिला दिया वीक फोर्स के साथ या वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ, तो एक नई फोर्स बन गई जिसको कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स। इस थ्योरी को इलेक्ट्रो वीक थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि जो फोर्स है इसमें उसका नाम है इलेक्ट्रो वीक फोर्स। एक और बात इसमें याद रखें कि ये जो इलेक्ट्रो वीक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स मिली हुई है, ये बेसिकली साइंसदानों ने पाया कि बहुत हाई टेम्परेचर पे इकट्ठी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स बहुत हाई टेम्परेचर कहां मिलता है? जी बच्चों, यूनिवर्स की स्टार्टिंग में, आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 अरब साल पहले जब ये यूनिवर्स मार्स से वजूद में आता था, आ रहा था, तब यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत गर्म था यूनिवर्स। फिर जैसे जैसे ये फैलता गया तो ठंडा होता गया, लेकिन जब ये यूनिवर्स बन रहा था बिग बैंग के बाद, फौरन बाद, तो बहुत ही गर्म था। और उस वक्त माना जाता है कि ये सारी फोर्स इकट्ठी थी, लेकिन ये बात तो साबित शुदा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स तो इकट्ठी थी, यानी पहले से ही ये इलेक्ट्रो वीक फोर्स थी। आई होप सो कि बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जिसमें हमने डिटेल में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.